अब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया, लेकिन जैसे ही इसे पेश किया गया, विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा मच गया और आखिरकार तीनों संबंधित विधेयकों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। जेपीसी एक विशेष समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो विधेयक की गहराई से जांच करती है। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार रोकने का अच्छा कदम मानते हैं, तो कुछ इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। अब इस खबर के बारे में और जानते हैं। यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी मंत्री को हटा देने का प्रावधान करता है, अगर वे गंभीर आपराधिक अपराध के लिए 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहें। दिल्ली यूनियन टेरिटोरी के लिए भी यही लागू होगा। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 164 राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के विशेष प्रावधानों से। इसके अलावा 2 अन्य विधेयक भी पेश किए गए हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विधेयक 2025, जो पुडुचेरी यूटीन के लिए राष्ट्रपति को वैसी ही कार्रवाई करने की शक्ति देता है। दूसरा है जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन विधेयक 2025, जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने की अनुमति देता है। तीनों विधेयक जेपीसी को भेजे गए हैं ताकि विस्तृत चर्चा हो सके। मुख्य प्रावधानों को एक एक करके समझते हैं। पद से हटाने के कारण। यदि कोई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और उसे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, मतलब गंभीर अपराध में लंबे समय तक जेल में रहने पर पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, हटाने की प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री को हिरासत के 31वें दिन तक राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी कि मंत्री को हटा दें। अगर सलाह न दी जाए तो मंत्री खुद ब खुद 31वें दिन से पद खो देगा। राज्य मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री को गवर्नर को सलाह देनी होगी, अगर न दें तो मंत्री स्वतः पद से हट जाएगा। दिल्ली के मंत्रियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी, वरना स्वतः हटना होगा। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए उन्हें हिरासत के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अगर न दें तो अगले दिन से पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया साफ और समयबद्ध है ताकि कोई देरी न हो। एक महत्वपूर्ण बात, हटाने के बाद फिर से नियुक्ति पर कोई रोक नहीं, मतलब अगर मंत्री जेल से रिहा हो जाता है तो उसे दोबारा पद पर लाया जा सकता है। लेकिन यह प्रावधान विवादास्पद है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। विधेयक के पक्ष में तर्क। पहला तर्क है संवैधानिक नैतिकता और नैतिक शासन। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मनोज नरूला बनाम भारत सरकार मामले में कहा था कि संविधान में नैतिकता बहुत जरूरी है। गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है जो नेताओं से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा करता है। दूसरा, जनता का भरोसा बढ़ाना। यह विधेयक भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सख्त कदम है। जब लोग देखेंगे कि गंभीर अपराध में शामिल नेताओं को हटाया जा रहा है तो सरकार और संस्थानों पर उनका भरोसा बढ़ेगा। तीसरा, अच्छा शासन। यह विधेयक जेल से शासन की समस्या को खत्म करता है। अगर कोई नेता हिरासत में है तो वह सरकार को प्रभावी ढंग से नहीं चला सकता। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है और संवैधानिक खामियों को दूर करता है। चौथा, कानूनी खाई को पाटना। अभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जनप्रतिनिधियों को सिर्फ सजा होने पर अयोग्य ठहराया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान क्या होगा? यह विधेयक उस अंतर को भरता है ताकि गंभीर अपराध में हिरासत वाले नेता पद पर न रहें। पांचवा, अन्य कर्मचारियों के साथ समानता। सामान्य सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे की हिरासत के बाद निलंबित कर दिया जाता है, तो मंत्रियों के लिए भी ऐसा ही नियम होना चाहिए ताकि सभी के लिए एक समान मानक हो। छठा, अन्य फायदे। यह विधेयक सभी पार्टियों पर एक समान लागू होता है, राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में काम करता है और फर्जी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए अदालती जांच पर भरोसा करता है। विधेयक के विपक्ष में तर्क। पहला तर्क है राजनीतिक हथियार और संघवाद को खतरा। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो सकता है। नेताओं को कमजोर आरोपों में गिरफ्तार करके सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है बिना चुनावी हार के। यह राज्यों के अधिकारों और संघवाद के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा, निर्दोष होने की धारणा को नुकसान। यह विधेयक जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष के सिद्धांत के खिलाफ है। सिर्फ हिरासत के आधार पर हटाना अन्यायपूर्ण हो सकता है क्योंकि गिरफ्तारी का मतलब सजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में कहा था कि अयोग्यता सिर्फ सजा होने पर शुरू होती है, न कि गिरफ्तारी पर।
तीसरा, असमान व्यवहार। विधायकों और मंत्रियों के बीच असमानता है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद या विधायक को सिर्फ सजा होने पर अयोग्य ठहराया जाता है, लेकिन इस विधेयक में मंत्रियों को सिर्फ हिरासत में होने पर हटाया जा सकता है। इससे अजीब स्थिति बनती है, जहां सजा पाया विधायक मंत्री बना रह सकता है, लेकिन हिरासत में लिया गया मंत्री हट जाएगा। चौथा, चक्रीय दरवाजा समस्या। हिरासत से रिहा होने के बाद दोबारा नियुक्ति की अनुमति से बार बार इस्तीफा और नियुक्ति का चक्र शुरू हो सकता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और कुछ लोग कानूनी चालबाजियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, कार्यकारी विवेक और राजनीतिकरण। हटाने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह का होना या स्वतः हटना इसे राजनीतिक बना सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को बचा सकता है या विरोधी मुख्यमंत्री को निशाना बना सकता है। छठा, सुरक्षा उपायों की कमी। अगर गिरफ्तारी गलत या दुर्भावनापूर्ण साबित होती है तो इसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। इससे गलत गिरफ्तारियों को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर कठोर कानूनों जैसे यूएपीए या पीएमएलए के तहत। उदाहरण के लिए, पिछले 5 साल में ईडी ने 5000 मामले दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 10% में सजा हुई। इससे गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ती है। मौजूदा कानूनी ढांचा और अदालती फैसले। पहला, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। इसके सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा होती है तो वह चुनाव लड़ने या अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी सजा होने पर ही अयोग्यता लागू होती है, गिरफ्तारी पर नहीं। दूसरा, लिली थॉमस 2013 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए के सेक्शन 8 क्लॉज 4 को रद्द कर दिया, जो सजा पाए सांसदों या विधायकों को अपील दायर करने पर अयोग्यता से बचने की अनुमति देता था। इस फैसले ने साफ किया कि सजा होने पर तुरंत अयोग्यता लागू होगी, चाहे अपील दायर हो या न हो। तीसरा, मनोज नरूला बनाम भारत सरकार 2014। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को मंत्री न बनाएं। यह नैतिकता की बात थी, न कि कानूनी बाध्यता। चौथा, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018 का पीआईएल। कोर्ट ने कहा कि अदालतें कानून से परे जाकर नई अयोग्यता की शर्तें नहीं जोड़ सकती, लेकिन संसद को सलाह दी कि वह कानून बनाए जिससे राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधियों की सदस्यता खत्म करें और उन्हें चुनावी टिकट न दें। पांचवा, चुनाव आयोग की सिफारिश 2016। आयोग ने सुझाव दिया कि आरपीए में बदलाव कर उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए जिनके खिलाफ कम से कम 5 साल की सजा वाले अपराध में अदालत ने आरोप तय कर दिए हों। यह गिरफ्तारी से आगे की बात है, क्योंकि इसमें अदालती जांच हो चुकी होती है। आगे की राह। पहला, अंतरिम निलंबन। मंत्रियों को सीधे हटाने की बजाय उनके खिलाफ मुकदमे के दौरान उनके मंत्रिपद को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। इससे शासन चलता रहेगा और जवाबदेही भी बनी रहेगी। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका को मजबूत करना। पार्टियों को खुद अनुशासन लाना होगा। उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से बचना चाहिए और केवल ईमानदार लोगों को चुनना चाहिए, न कि सिर्फ जीतने वाले को। तीसरा, लॉ कमीशन की सिफारिश। कमीशन ने कहा कि 5 साल तक की सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर अयोग्यता लागू होनी चाहिए। इससे फर्जी या राजनीतिक गिरफ्तारियों को रोका जा सकता है, क्योंकि आरोप तय करने से पहले अदालत प्रारंभिक जांच करती है। चौथा, जमानत को नियम बनाना। गंभीर हिंसक अपराधों को छोड़कर जमानत को आसान करना चाहिए। इससे हटाने के नए नियम ज्यादा स्वीकार्य होंगे, क्योंकि लोग बिना सजा के जेल में नहीं रहेंगे। पांचवा, आपराधिक मामलों को तेज करना। सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर मंत्रियों को हटाने की बजाय उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई को तेज करना चाहिए। इससे निष्पक्षता और जल्दी न्याय सुनिश्चित होगा। छठा, स्वतंत्र समीक्षा तंत्र। एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल या जुडिशियल पैनल बनाया जा सकता है जो यह जांचे कि हटाने की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। इससे सरकार का दुरुपयोग रुकेगा और निष्पक्षता बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। भारत की संसद ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इंच को पास किया है। क्या है इस एक्ट का उद्देश्य? यह एक्ट एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में नवाचार हो, आर्थिक विकास हो और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। कैसे हुआ इसका प्रस्ताव? यह एक्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 के तहत वित्त बिल के रूप में पेश किया गया। इस बिल को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया गया था। धारा 117 क्लॉज 1, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता। धारा 117 क्लॉज 1 कहती है कि किसी भी वित्तीय विधेयक जिसमें धन के खर्च से संबंधित प्रावधान हो को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। इसके अलावा
यह विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विधेयक सरकारी खर्च या धन की व्यवस्था से संबंधित है, तो इसे लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इससे पहले राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी प्राप्त करनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के खर्च से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति की सहमति और विचार विमर्श हो। धारा 117 क्लॉज 3 राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पारित नहीं हो सकता। धारा 117 क्लॉज 3 के अनुसार यदि कोई विधेयक भारत के एकीकृत कोष से खर्च को प्रभावित करता है, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को विचार करने के लिए मंजूरी नहीं दी हो। क्यों यह एक्ट जरूरी था? आदीपन और वित्तीय नुकसान। ऑनलाइन पैसे वाले खेलों से लोग आसानी से आदी हो जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि वे जल्दी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि लोग कर्ज में डूब जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग ने लगभग 45 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया है और 20,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्गीकृत किया है। गेमिंग डिसऑर्डर का मतलब है जब कोई व्यक्ति खेलों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बाकी जीवन के कामों को नजरअंदाज करता है और इसके बावजूद वह खेलता रहता है, चाहे इसके परिणाम हानिकारक क्यों न हो। कानूनी खामियां बंद करना। भारत में पहले से ही जुआ और सट्टेबाजी को नियंत्रित करने वाले कानून मौजूद हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इस एक्ट के द्वारा इन खामियों को भी दूर किया गया है। साथ ही कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे देशों से संचालित होते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। राष्ट्र सुरक्षा का खतरा। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण, अवैध संदेश भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा था। यह एक्ट इन समस्याओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। यह एक्ट ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, जिससे डिजिटल रूप से सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव हो सकें। इससे नए अवसरों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। मुख्य परिभाषाएं। ऑनलाइन गेम्स वह खेल जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाते हैं और जिन्हें इंटरनेट या अन्य तकनीकी माध्यमों से चलाया जाता है। ऑनलाइन गेम्स की श्रेणियां। ई स्पोर्ट्स यह एक प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल है जिसमें टीमें या खिलाड़ी संगठित टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, जो रणनीति, समन्वय और निर्णय लेने की उच्च क्षमता की मांग करता है। उदाहरण के लिए वेद बिएल्ज़ेबॉय बाम ने 2025 के पोकेमोन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ऑनलाइन सोशल गेम्स ये खेल मुख्य रूप से कौशल आधारित होते हैं और मनोरंजन, शिक्षा या सामाजिक संपर्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण वर्डल, कहूट आदि। ऑनलाइन मनी गेम्स ऐसे खेल जिनमें धन शामिल होता है, चाहे वह संयोग पर आधारित हो, कौशल पर आधारित हो या दोनों पर आधारित हो। उदाहरण ड्रीम 11, रम्मी, पोकर, विंजेडो आदि। प्रावधान और नियम। लागू होना। यह एक्ट पूरे भारत में लागू होगा और किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पर लागू होगा, चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर से संचालित हो। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध। ऑनलाइन मनी गेम्स और उनके संबंधित सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इन खेलों के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भुगतान की प्रक्रिया भी रोकी जाएगी। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। मंत्रालय युवाओं के मामले और खेलों के लिए मार्गदर्शक नियम तैयार करेगा और प्रशिक्षण अकादमियां और शोध केंद्र स्थापित करेगा। सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देना। सरकार को सुरक्षित और आयोपयुक्त सामाजिक खेलों को मान्यता देने और उन्हें विशेष मंचों पर प्रस्तुत करने का अधिकार मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक प्राधिकरण बनाई जाएगी जो खेलों की श्रेणी तय करेगी और अगर कोई खेल मनी गेम है तो उसे पंजीकृत करेगी। साथ ही यह प्राधिकरण शिकायतों का समाधान भी करेगा। अपराध और दंड। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रस्ताव करने पर 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे खेलों का प्रचार करने पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना होगा। कंपनी और संस्थागत जिम्मेदारी। कंपनियों और उनके अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, खासकर यदि उन्होंने उचित सावधानी नहीं बरती। जांच और प्रवर्तन शक्ति। केंद्रीय सरकार को अधिकारियों को जांच, तलाशी और गिरफ्तारी करने की अनुमति मिलेगी, खासकर जब बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित अन्य उपाय। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A यह सरकार को अवैध वेबसाइटों या लिंक को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। उदाहरण के लिए 2022 से 25 के बीच 1524 सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए मानदंड निर्धारित करता है, जैसे कि इंटरमीडियरी का पंजीकरण स्वयं नियामक निकायों के साथ।
भारतीय न्याय संहिता 2023 यह अवैध आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। IGST अधिनियम 2017 यह अवैध और विदेशी गेमिंग प्लेटफार्मों को नियंत्रित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यह धोखाधड़ी और गलत विज्ञापनों को रोकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने वाले हस्तियों को चेतावनी दी है। निष्कर्ष, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 भारत के डिजिटल खेल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक्ट न केवल नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के दुरुपयोग से बचाएगा, बल्कि स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों के विकास को भी बढ़ावा देगा। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि नीति में बदलाव और ऑनलाइन मनी गेम्स के अचानक प्रतिबंध से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है। फिर भी यह एक्ट भारत के डिजिटल और रचनात्मक भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 बात करेंगे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के बारे में। यह अधिनियम हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भारत में खेलों की व्यवस्था किस तरह से होती है। खेलों से जुड़ी नीतियां मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि राज्य सूची के 7वें अनुसूची में एंट्री 33 में कहा गया है। हमारे पास पहले से राष्ट्रीय खेल नीति 1984 जो 2001 में संशोधित हुई और खेल प्रसारण संकेत अधिनियम 2007 जैसे कानून हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, जो 2001 की नीति को बदलता है। इस नीति के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। वैश्विक उत्कृष्टता, खेलों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास, खेलों को जन आंदोलन बनाना और शिक्षा के साथ खेलों का एकीकरण। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के मुख्य बिंदुओं की। राष्ट्रीय खेल निकाय, यह अधिनियम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघों को स्थापित करने का प्रावधान करता है। इन निकायों को अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों से जुड़ा जाएगा और राज्य और जिला स्तर पर इनके इकाइयां होंगी। ये निकाय अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और नियमों के अनुसार काम करेंगे। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, यह बोर्ड खेल निकायों को मान्यता देगा और उनके संबंधित इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्रीय सरकार से धन मिल सकेगा। इसके अलावा हर मान्यता प्राप्त संगठन को एक नैतिक आचार संहिता बनानी होगी, जो उचित और नैतिक व्यवहार के न्यूनतम मानक तय करेगी। यह बोर्ड सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और इसका चयन एक खोज चयन समिति की सिफारिशों पर होगा। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, यह न्यायाधिकरण खेल से संबंधित विवादों का समाधान करेगा। हालांकि कुछ विशेष विवादों पर इसका अधिकार नहीं होगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित खेलों से संबंधित विवाद या राष्ट्रीय खेल निकायों के आंतरिक विवाद। निर्वाचन की निगरानी, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय पैनल बनाएगी। इसके अलावा हर खेल निकाय को अपने चुनावों की निगरानी के लिए एक निर्वाचक पैनल बनाना होगा। केंद्रीय सरकार के अधिकार, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी राष्ट्रीय निकाय या उसकी इकाइयों को अधिनियम के किसी प्रावधान से छूट दे सकती है, यदि यह किसी खेल के प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक हित में आवश्यक हो। भारत में समग्र खेल कानून की आवश्यकता, समग्र और समान खेल कानून का अभाव। भारत में खेलों से संबंधित कोई समग्र और समान कानून नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी मौजूदा नीतियां पुरानी और असंगत हो गई हैं। उदाहरण के लिए 2013 में राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को पेश किया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। इस कारण से कई क्षेत्रों में गड़बड़ी और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। राजनीतिक प्रभुत्व, राष्ट्रीय खेल महासंघों में अक्सर राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व होता है, जिनके पास खेलों के बारे में सीमित जानकारी होती है। उदाहरण के लिए फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था, क्योंकि तीसरी पार्टी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, जो खेलों की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाता है। मुख्य संगठनों के भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ओवरलैप, जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और एनएसएफ के बीच एक दूसरे से टकराते हुए कर्तव्यों का ओवरलैप होता है, जिससे काम में देरी और भ्रम उत्पन्न होता है। वित्तीय संकट और अपर्याप्त उपयोग, 2022 से 2023 के बजट में जो धनराशि एथलीट विकास के लिए आवंटित की गई थी, उसमें से 40% से भी कम का उपयोग किया गया। इससे खेलों के विकास और खिलाड़ी प्रशिक्षण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, 1984 में शुरू हुई राष्ट्रीय खेल नीति, जिसे 2001 में संशोधित किया गया था, उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। 2036 ओलंपिक की तैयारी, यह कानून भारत की 2036 ओलंपिक की बोली के समर्थन में है, ताकि हम ओलंपिक चार्टर और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अपने खेलों की प्रणाली को सुदृढ़ बना सकें। निष्कर्ष,
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का उद्देश्य भारत में खेलों की पारदर्शिता, जवाबदेही और एथलीट केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो और भारतीय खेलों में निरंतर उत्कृष्टता को सुनिश्चित कर सके। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2025। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2025 के बारे में। हाल ही में इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में डोपिंग को रोकना है। मुख्य उद्देश्य: यह अधिनियम डोपिंग पर रोक लगाने, परीक्षण करने, नियमों को लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यह यूनेस्को द्वारा की गई डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करता है। एंटी डोपिंग एजेंसी: यह अधिनियम राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी को स्थापित करता है जो डोपिंग के नियमों को लागू करेगा और खिलाड़ियों की निगरानी करेगा। एंटी डोपिंग बोर्ड: राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा जो नाडा की गतिविधियों की निगरानी करेगा और केंद्रीय सरकार को डोपिंग से संबंधित सलाह देगा। पहले के अधिनियम से बदलाव: अपील पैनल: अब अपील पैनल का गठन केंद्रीय सरकार करेगी, न कि राष्ट्रीय बोर्ड। स्वतंत्रता: नाडा के सदस्य अब पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे जो वाडा और यूनेस्को मानकों के अनुरूप होगा। परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनिवार्य प्रमाणन: पहले यह स्वैच्छिक था लेकिन अब इसे वाडा द्वारा अनिवार्य किया गया है। कानूनी शक्ति: यह अधिनियम विश्व एंटी डोपिंग कोड को भारत में कानूनी शक्ति प्रदान करता है जिससे डोपिंग से संबंधित उल्लंघन भारतीय कानून के तहत दंडनीय होंगे। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। जन विश्वास बिल 2025: जन विश्वास बिल 2025 को हाल ही में 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल छोटे मोटे अपराधों को अपराध से बाहर करके लोगों और बिजनेस के लिए जिंदगी आसान बनाने का काम करेगा। सबसे पहले यह बिल क्यों आया? पुराने कानूनों में छोटी गलतियों पर सख्त सजा होती थी जैसे जेल। इससे कोर्ट पर बोझ बढ़ता था और बिजनेस करने में डर लगता था। यह बिल 2023 के जन विश्वास एक्ट पर आधारित है जिसमें 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। 19 मंत्रालयों के तहत यह काम हुआ। अब 2025 का बिल इसे आगे बढ़ाता है। 10 मंत्रालयों के 16 केंद्रीय कानूनों को कवर करेगा। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे पेश किया और इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। अब बिल की मुख्य खासियतें: पहली बार की गलती पर सजा नहीं। 10 कानूनों के 76 अपराधों के लिए सिर्फ चेतावनी या सलाह मिलेगी, जेल या जुर्माना नहीं। जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 में गलत जानकारी देने पर पहले जेल होती थी, अब पहली बार चेतावनी। दूसरी, छोटे अपराधों का डिक्रिमिनलाइजेशन। मामूली तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर जेल हटा दी गई, इसके बजाय जुर्माना या चेतावनी। उदाहरण के लिए चाय एक्ट 1953, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 जो 2023 में संशोधित हो चुका था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को और अपराध मुक्त किया गया। कुल 288 प्रावधान प्रभावित होंगे। तीसरी, सजाओं का तर्कसंगत बनाना। जुर्माने को सही अनुपात में रखा गया और दोबारा अपराध पर बढ़ते जुर्माने। इससे डर बना रहेगा लेकिन ज्यादा सख्ती नहीं। चौथी, एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। अधिकारी अब प्रशासनिक तरीके से जुर्माना लगाएंगे ताकि कोर्ट का बोझ कम हो और मामले जल्दी सुलझें। पांचवीं, जुर्माने की ऑटोमेटिक रिवीजन। हर 3 साल बाद जुर्माने में 10% की बढ़ोतरी खुद ब खुद हो जाएगी। इससे कानून को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सजा प्रभावी बनी रहेगी। प्रोसेस रिफॉर्म्स क्या हैं? इन्हें नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जैसे किसी कानून के एक हिस्से को ठीक करना। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से अलग हैं जैसे जीएसटी या दिवालिया कानून जो पूरी व्यवस्था बदल देते हैं। प्रोसेस रिफॉर्म्स मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाते हैं ताकि काम आसान और तेज हो। 2020 से 21 की इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि जटिल नियमों की जगह सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं चाहिए। इनका महत्व क्या है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रोसेस रिफॉर्म्स इसे गति देते हैं। ये बड़े बदलावों के बीच की कड़ी हैं। ये आम लोगों, बिजनेस और वैज्ञानिकों की रोजमर्रा की परेशानियां कम करते हैं। जैसे वैज्ञानिकों के लिए नई खरीद नियमों से रिसर्च आसान हुआ। ये पुराने नियमों, कागजी कार्रवाई और देरी को हटाते हैं। टेलीकॉम नियमों में बदलाव से बीपीओ और आईटी सेक्टर बढ़ा। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी कम होती है। ये सरकार में प्रॉब्लम सॉल्विंग की सोच बनाते हैं ताकि सिस्टम लचीला और जवाबदेह हो। कुछ उदाहरण देखें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जाती है जिससे लीकेज और डुप्लीकेशन रुका। कंपनी लिक्विडेशन पहले 4 साल लेता था, अब नियम सरल होने से कुछ मामलों में महीनों में हो जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से खरीद में 15 से 20% की बचत हुई। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड जैसे पुराने संस्थानों को बंद या मर्ज किया गया।
जन विश्वास एक्ट 2023 ने लीगल मेट्रोलॉजी के छोटे अपराधों को अपराध मुक्त कर भ्रष्टाचार रोका। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। कमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीचेज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स SC। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ नियम और सीमाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें कुछ सोशल मीडिया कॉमेडियंस पर इल्जाम था कि उन्होंने दिव्यांग लोगों के बारे में असंवेदनशील मजाक बनाकर बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। चलिए कोर्ट के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A हमें बोलने और अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दो तरह की बातें इस आज़ादी में शामिल नहीं हैं। पहली है कमर्शियल स्पीच यानी विज्ञापन या ऐसी बातें जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए की जाएं। दूसरी है निषिद्ध भाषण यानी ऐसी बातें जो नफरत, हिंसा या दुश्मनी को बढ़ावा दें, जैसे किसी धर्म, जाति, नस्ल या समुदाय के खिलाफ नफरत भरी बातें करना। दूसरा, सोशल मीडिया पर जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपनी बातों का असर समझना होगा। अगर वे गलत या असंवेदनशील बातें कहेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि ऐसी गलत बातों के लिए सजा होनी चाहिए। इसके लिए IT नियमों और सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जिन लोगों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा भी मिल सकता है। चौथा, कोर्ट ने सरकार से कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट और व्यापक दिशानिर्देश बनाए जाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऑनलाइन दुनिया में लोग जिम्मेदारी से अपनी बात रखें। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को भी देखते हैं जो इस मामले से जुड़े हैं। 2020 में अमिश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने साफ किया कि बोलने की आज़ादी और नफरत भरे भाषण में फर्क है। खासकर बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं 2015 में श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि वह तुरंत नुकसान न पहुंचाए। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। रूल्स फॉर OCI कार्ड टाइटन्ड। हाल ही में अगस्त 2025 में गृह मंत्रालय ने OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नियमों को और सख्त कर दिया है। यह नोटिफिकेशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 7D के तहत जारी किया गया है। सबसे पहले OCI कार्ड क्या है? यह 2005 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन से शुरू हुआ। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत आने जाने की आजीवन सुविधा देता है। 2015 में PIO कार्ड स्कीम को OCI में मिला दिया गया और सभी PIO कार्ड धारकों को OCI माना गया। लेकिन याद रखें, यह ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब राजनीतिक अधिकार जैसे वोटिंग या सरकारी पद नहीं मिलते। अब नोटिफिकेशन के मुख्य बदलाव। OCI रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है अगर कोई व्यक्ति 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा पाले या उसके खिलाफ 7 साल या ज्यादा सजा वाले अपराध का चार्जशीट दाखिल हो जाए। यह नियम अपराधियों को भारत में आसानी से घुसपैठ करने से रोकने के लिए है। इससे OCI धारकों को और जिम्मेदार बनाया गया है। OCI कैंसल करने के पुराने आधार भी हैं, जैसे अगर फ्रॉड से कार्ड लिया गया हो या OCI धारक भारतीय संविधान के खिलाफ हो या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंधों या जनहित में ऐसा जरूरी हो। OCI धारकों को क्या फायदे मिलते हैं? वे मल्टीपल एंट्री लाइफ टाइम वीजा के साथ भारत आ जा सकते हैं, किसी भी समय के लिए रह सकते हैं बिना विदेशी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास रजिस्टर किए। NRI की तरह आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी, लेकिन कृषि या प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं। हाल ही में यह बदलाव आया है क्योंकि कुछ मामलों में अपराधी OCI का गलत फायदा उठा रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए 17वीं चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यह चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर पद खाली हो जाए तो अनुच्छेद 68 धारा 2 के तहत जल्दी से चुनाव कराना जरूरी है। मतदाता कौन? इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हैं, चुने हुए और नामित दोनों। अभी कुल 782 सांसद हैं जो वोट देंगे। वोटिंग सिस्टम कैसा है? अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 के अनुसार यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, मतलब वोट गुप्त मतपत्र से होते हैं और पहली प्राथमिकता का वोट देना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ही सब संभालता है,
अनुच्छेद 324 और 1952 के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट के तहत चुनाव की प्रक्रिया। नामांकन के लिए कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक और 20 समर्थक होने चाहिए। साथ ही 15,000 रुपए का डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। वोटिंग संसद भवन में होती है, जहां चुनाव आयोग स्पेशल पेन देता है। गलत पेन इस्तेमाल करने पर वोट अमान्य हो जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के महासचिव होते हैं और आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। चुनाव में कुछ सख्त सुरक्षा नियम भी हैं। कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, यानी सांसदों को पार्टी लाइन पर वोट न करने की आजादी। गुप्तता का उल्लंघन या किसी को मतपत्र दिखाना वोट रद्द करवा सकता है। रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालना चुनाव को चुनौती देने का आधार बनता है। 1952 के एक्ट के तहत अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सहायता देने वाली एक नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रांट इन एड टू एनसीडीसी है, जो सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए है। सबसे पहले योजना के बारे में। यह 4 साल की योजना है, जिसमें कुल 2000 करोड़ रुपए का बजट है। हर साल 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा एनसीडीसी को दिया जाएगा, जो योजना को चलाने वाली एजेंसी बनेगी। एनसीडीसी फंड बांटेगा, प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगा और लोन की रिकवरी भी संभालेगा। अब ग्रांट इन एड क्या है? यह सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद है, जैसे दान या योगदान। एक सरकार दूसरी को यह देती है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक ग्रांट्स होते हैं, जो कानून से तय होते हैं, और अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन ग्रांट्स, जो जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। यह योजना इसी तरह की मदद है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। एनसीडीसी का क्या काम है? यह सहकारी समितियों के लिए वित्तीय मदद का बड़ा केंद्र है। भारत में 29 करोड़ सदस्य हैं इन समितियों के, जिनमें 94% किसान हैं। यह पैसा उन्हें नई परियोजनाओं, तकनीक अपग्रेडेशन और रोजगार के लिए मदद देगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निगम के रूप में सहकारिता मंत्रालय के तहत की गई थी। एनसीडीसी अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि निगम के संचालन क्षेत्र को विस्तृत किया जा सके, जिससे यह विभिन्न प्रकार के सहकारी संगठनों की सहायता कर सके और इसका वित्तीय आधार भी बढ़ सके। एनसीडीसी का प्रबंधन एक सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें 51 सदस्य होते हैं। ये सदस्य निगम की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने का काम करते हैं। दैनिक कार्यों को 12 सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड द्वारा संभाला जाता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।